नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की उन बड़ी खबरों के बारे में जिसका सीधा असर आप पर होता है। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे ईरान के एक ऐसे रक्तबीज दानव के बारे में जिसको ईरान खुद ही तैयार कर रहा है। ईरान के ये रक्तबीज ना तो अमेरिका इसे संभाल पाएगा और ना ही इजराइल इसे चुनौती दे पाएगा। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी भीषण जंग के बीच ईरान ने एक ऐसा आत्मघाती हथियार मैदान में उतार दिया है जिसे मिलिट्री एक्सपर्ट रक्तबीज दानव का दावा कर रहे हैं। रक्तबीज मतलब क्या? रक्तबीज यानी कि एक ऐसा दानव जिसे जितनी बार मारने की कोशिश हो उससे कई गुना खतरनाक होकर वो वापस लौटता था। उसके खून से एक एक राक्षसों का दानवों का जन्म होता था। और ईरान के इन रक्त बीजों के बारे में जैसे ही भनक अमेरिका को लगी, पेंटागन में खलबली मच गई। पेंटागन के रणनीतिकार भी इस वक्त चक्कर खा चुके हैं कि अगर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम 10 ड्रोन्स को भी मार गिराए तो पीछे से सैकड़ों और ड्रोन्स की फौज एक साथ हमले करती है। ठीक वैसे ही जैसे रक्तबीज के खून से एक बूंद से एक एक दानव पैदा होते थे, यानी सैकड़ों बूंद अगर खून जमीन पर गिरता था तो सैकड़ों दानव पैदा हो जाते थे। अमेरिका का आधुनिक पैट्रियट मिसाइल डिफेंस भी इस अभेद्य स्वॉर्म अटैक के सामने पंगु साबित हो रहा है। ईरान का यह नया कदम सिर्फ हथियार नहीं है बल्कि अमेरिका की वैश्विक दादागिरी को सीधी चुनौती है। जाहिर सी बात है, वॉशिंगटन के सामने रक्तबीज जैसे दानव को तोड़ पाने का कोई उपाय नहीं है और अमेरिका को भलाई इसी में दिख रही है कि वो खाड़ी से अपना पैकअप कर ले। तो आखिर ये रक्तबीज का कॉन्सेप्ट क्या है ईरान का? क्या अमेरिकी हथियारों की टेक्नोलॉजी से ईरान कोई नया हथियार बना रहा है? क्योंकि जैसे कि हमने आपको वर्ल्ड नाउ में लगातार ये बताया है कि अमेरिका के अवैक्स से लेकर MQ-9 रिपर ड्रोन से लेकर F-35 जेट से लेकर F-15 फाइटर जेट से लेकर F-18 लाइटनिंग जेट से लेकर कई ऐसे हथियार हैं जो इस जंग में मार गिराए गए। चाहे वो एंटीसेप्टर्स हों, पैट्रियट हों, चाहे दूसरी मिसाइल हों। क्या उन मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी कॉपी करने में कामयाबी हासिल कर चुका है ईरान? बताएंगे आपको डिटेल से। वर्ल्ड नाउ में दूसरी खबर में बात करेंगे डी डे प्लान की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के खिलाफ घोषित इकोनॉमी डी डे प्लान को बेअसर करने के लिए मुश्तबा खामनेई ने एक चक्रव्यूह तैयार किया। अमेरिका का दावा था कि कड़े प्रतिबंध और नौसैनिक नाकेबंदी की वजह से ईरान कुछ ही हफ्तों में घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन मुश्तबा खामनेई की रणनीति और होर्मुज के जाल ने बाजी ही पलट दी और ट्रंप जाल में फंसे मछली की तरह उलझे नजर आ रहे हैं ईरान के जाल में। मुश्तबा ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे अमेरिका का पूरा प्लान फेल हो चुका है। क्या है खबर? डिटेल से जानेंगे और बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं वर्ल्ड नाउ डिटेल से। अमेरिका और ईरान की लड़ाई के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका को धूल चटाने के लिए ईरान रक्तबीज तैयार कर रहा है, जिससे कि अमेरिका का खाड़ी से फुली पैकअप किया जा सके और आने वाले भविष्य में कोई भी दुश्मन ईरान की सीमा की तरफ आंख उठाकर देख ना पाए। रक्तबीज क्या है? अगर आप पौराणिक कथाओं में देखेंगे तो एक दानव का जिक्र होता है जिसका नाम रक्तबीज था। एक ऐसा मायावी राक्षस जिसके शरीर से खून की एक बूंद भी अगर जमीन पर गिरती थी तो हूबहू वैसा ही दूसरा शक्तिशाली दानव खड़ा हो जाता था। यानी अगर उस राक्षस को मारने की कोशिश होती थी तो उसके हजारों बूंद खून से हजारों रक्तबीज दानव आ जाते थे। आज की तारीख में साल 2026 में मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में ईरान ऐसे ही रक्तबीज तैयार कर रहा है और यहां कोई पौराणिक कहानी नहीं है बल्कि ये 21वीं सदी की वो चुनौती है जो अमेरिका के सामने सबसे बड़ी हो चुकी है और इस आधुनिक रक्तबीज को अमेरिका के सामने खड़ा किया है ईरान ने। तो क्या ईरान के रक्तबीज से अमेरिका लड़ पाएगा? दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और उसका सबसे घातक दोस्त इजराइल। माना यह जा रहा है कि दोनों मिल भी जाएं फिर भी ईरान के इस रक्तबीज को खत्म करना मुमकिन नहीं है। अमेरिका जितने ड्रोन मार गिराता है, ईरान उससे दोगुने ड्रोन आसमान में लॉन्च करता है। इजराइल जितनी मिसाइलें तबाह करता है, ईरान की फैक्ट्रियों से 4 गुना ज्यादा मिसाइल बना लेती है बहुत कम समय में। तो क्या है ये ईरान का रक्तबीज प्रोजेक्ट? कैसे ईरान ने हथियारों का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है
जैसे सुपर पावर अमेरिका भी चकरा रहा है। चलिए पहले इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। यूएस इजराइल से तनाव के बीच ईरान का बहुत खतरनाक खेल सामने आया है। ईरान ने रक्त बीज बना लेने का दावा किया है। तेहरान के मिलिट्री फैक्ट्री में सीक्रेट तरीके से इस पर लगातार काम चल रहा है, बिना रुके काम चल रहा है। ईरान ने हथियारों की फैक्ट्री में प्रोडक्शन लेवल को 24/7 कर दिया है, रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ा दिया गया है। उसका दावा है एक मारोगे तो 10 और आएंगे। ईरान ने हथियारों और सैन्य उपकरणों का उत्पादन दोगुना कर दिया है। जंग में नुकसान हुए हथियार से ज्यादा रफ्तार में भरपाई की जा रही है, जिसे मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल दिया जाए और अमेरिका का यहां से पैकअप कर दिया जाए। इसके अलावा एक और जानकारी यह है कि अमेरिका के जितने हथियार मार गिराए गए हैं, उन हथियारों की टेक्नोलॉजी को कॉपी करके ईरान कुछ बड़ा कर रहा है और ईरान वो टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है चाइना के साथ। मतलब यह कि अमेरिका और इजराइल चाहे जितने भी हथियार बना ले, ईरान का रक्षा उद्योग मिनटों में नए हथियार और मिसाइल सप्लाई तैयार करने को बैठा है। पिछले कई महीनों से गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के सबसे आधुनिक और विध्वंसक युद्धपोत तैनात हैं। समंदर की लहरों पर तैरते ये अमेरिकी जंगी जहाज किसी भी देश को पल भर में खाक करने की ताकत रखते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन युद्धपोतों पर सवार अमेरिकी कमांडर चाहकर भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। होर्मुज की सीमा के पास आकर अमेरिकी सेना के कदम ठिठक जाते हैं। क्यों? क्योंकि होर्मुज के मुहाने पर पहरा दे रहा है ईरान का वो रक्तबीज नेटवर्क जो अमेरिका के एक हमले के बदले पूरे मिडिल ईस्ट को शमशान बनाने की ताकत रखता है। तनाव के बीच भी ईरान लगातार अपने हथियार के गोदामों को दुरुस्त कर रहा है, जबकि अमेरिका के हथियार गोदाम खाली पड़े हुए हैं। रक्षा बजट बढ़ाने के लिए पेंटागन कई बार गुहार लगा चुका है। इधर ईरान अपनी मिसाइलों को फिर से रिलोड कर चुका है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का इसे लेकर बयान भी आया है, आपको सुनवाते हैं। در اگه بخواد فرصت باشه ما مقایسه‌ای بکنیم در واقع ما میزان تولیدمون در یک سال گذشته یعنی از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال که بعد از جنگ 12 روزه 2 برابر میزان تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی در اگه بخواد فرصت باشه ما مقایسه‌ای بکنیم در واقع ما میزان تولیدمون در یک سال گذشته یعنی از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال که بعد از جنگ 12 روزه 2 برابر میزان تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی در ईरान के हौसले बुलंद है। जाहिर है अमेरिका इजराइल से जंग के बीच ईरान मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बनकर उभरा है। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक पाबंदियां लगाई, उसके तेल व्यापार को रोका, साइबर हमले किए, यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर और कमांडर्स को भी मार दिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नील बटे सन्नाटा, जीरो। अमेरिका के हर हमले का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हर चोट के बाद ईरान ज्यादा खतरनाक हुआ, ज्यादा आक्रामक हुआ और ज्यादा उसके तेवर कड़े हो गए। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को पूरी तरह से रिफ्लेक्सिव और सेल्फ सस्टेनिंग बना लिया है, जिसमें चीन ने बड़े पैमाने पर हेल्प की है। इस जंग के बीच ईरान के जो भी हथियार या ठिकाने तबाह होते हैं, ईरान की फैक्ट्रियां उसे दोगुनी तेजी से नए हथियारों का प्रोडक्शन शुरू कर देती है। इसे मिलिट्री भाषा में असिमेट्रिक वॉरफेयर मास प्रोडक्शन कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि ईरान को जंग में अभी तक कितना नुकसान हुआ और ईरान ने कैसे इसको रिकवर किया, बहुत तेज तरीके से। लगभग 10,700 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन इस अटैक में, इस जंग में खत्म हुई हैं। करीब 335 मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट हुए हैं। 80% एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है। 150 से अधिक समुद्री जहाज तबाह हुए हैं। मिसाइल और ड्रोन्स का उत्पादन जिसके बाद ईरान ने 3 गुना तक बढ़ा दिया। मिसाइल सिटी का इस्तेमाल कर दोगुनी तेजी से मिसाइलों का निर्माण किया। हमलों के बाद ईरान ने आत्मघाती ड्रोन्स और प्रोडक्शन तेज कर दिया। मलबे से निकालकर 70% मिसाइल बेड़े को फिर से एक्टिव कर दिया। 90% अंडरग्राउंड टनल को दोबारा ऑपरेशनल बना दिया। वो भी कब? जब ईरान के ऊपर अमेरिका लगातार हमले कर रहा था। पाबंदियों के बावजूद ईरान ने ब्लैक मार्केट और लोकल कलपुर्जों की मदद से ऐसी सप्लाई चेन बनाई है जो कभी रुकती ही नहीं। यानी अगर अमेरिका ईरान के 10 ड्रोन मारता है तो ईरान की अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां अगले 20 घंटे में नए ड्रोन असेंबल कर लेती है। यही है वो रक्त-बीज तकनीक जिसने अमेरिका के पेंटागन के पसीने छुड़ा दिए हैं। और इसलिए महीनों से सेना अमेरिकी सेना गल्फ ऑफ ओमान में डेरा डाले हुए है, लेकिन वो होर्मुज की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं लगा पा रहा है। ईरान के पास भले ही अमेरिका की तरह विशाल का एयरक्राफ्ट कैरियर ना हो,
लेकिन उसके पास हजारों की तादाद में सुसाइड बोट्स और स्पीड बोट्स और सुसाइड ड्रोन्स हैं। ईरान की रणनीति है कि हथियारों की सुनामी ला दो। अगर अमेरिकी नौसेना होर्मुज में कदम भी रखे तो ईरान एक साथ गाइडेड मिसाइल्स, एंटीशिप मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स की ऐसी बौछार करेगा कि अमेरिकी रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाएंगे। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि किस मिसाइल को रोकें और किसे छोड़ें। नतीजा यह होगा कि अमेरिका के अरबों डॉलर के युद्धपोत समंदर की गहराई में दफन हो जाएंगे। और यही वजह है कि अमेरिका गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा तो है, लेकिन होर्मुज पार करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि वो पाबंदियों से और हमलों से ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन ईरान ने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और ईरान ने अपनी युद्ध नीति में रक्त बीज पॉलिसी को भी इंडक्ट कर लिया है, शामिल कर दिया है। तो क्या इस नीति से ईरान की जीत तय है? अमेरिका के घातक हमले के बावजूद ईरान अभी तक झुका नहीं है। यूएस इजराइल के हमले में ईरान के टॉप कमांडर्स की मौत हुई। टॉप कमांडरों के मारे जाने के बाद भी ईरान का सैन्य ढांचा नहीं टूटा। तुरंत नया नेतृत्व आया। पौराणिक रक्तबीज की कहानी के तहत ईरान के कमांडर्स ने मोर्चा संभाला। आईआरजीसी और बासित फोर्स का बेहतर इस्तेमाल किया। और जानकार यह भी कहते हैं कि आईआरजीसी और बासित फोर्स को खत्म करना, नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। जबकि ईरान ने इजराइल यूएस बेसिस पर क्लस्टर वॉल हेड मिसाइलें दागी। सैन्य भाषा में से बमों का रक्तबीज कहते हैं। यानी जिस मिसाइल से ईरान ने हमला किया उसके लोकेशन पर पहुंचते ही, यानी कि इजराइल और अमेरिकी बेसिस पर पहुंचते ही वो मिसाइल छोटे छोटे टुकड़ों में 12, 15, 20 हजार तक टुकड़ों में अलग हुआ और अलग अलग छोटे छोटे 20,000 बमों की बारिश हुई। यूएस के डिफेंस सिस्टम इतने छोटे घातक बमों को रोकने में एक नाकाम रहे, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में इन बमों को इंटरसेप्ट कर पाना आसान नहीं है और आसमान में बिखरने के बाद छोटे बम कई मील तक तबाही मचाते हैं। और इसी पॉलिसी ने, रक्तबीज पॉलिसी ने, ईरान को मिडिल ईस्ट का सबसे अनप्रिडिक्टेबल खिलाड़ी बना दिया है। मिडिल ईस्ट के चक्रव्यूह में फंसे सुपर पावर अमेरिका को ईरान वो जख्म दे रहा है जिसकी कल्पना शायद ही व्हाइट हाउस ने कभी की थी। ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को धूल चढ़ा दी और भारी नुकसान झेलने के बाद अपनी साख बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए। लेकिन ईरान का इरादा साफ है। वो अपने दुश्मनों को ऐसी शिकस्त देना चाहता है ताकि भविष्य में कोई भी ईरान की सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत न करे। लेकिन आखिर इस लड़ाई में अभी तक क्या हुआ है जिससे बाजी पलट गई है? जबकि पेंटागन और डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि अमेरिका चंद दिनों में इस जंग को जीत लेगा और ईरान को नस्तनाबूद कर देगा। लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल तकनीक, ड्रोन तकनीक, युद्ध नीति से अमेरिका के आधुनिक हथियारों की धज्जियां उड़ा दी। खाड़ी में अमेरिकी सेना को इस वक्त तक भारी भरकम नुकसान हो चुका है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन और एंटीशिप मिसाइलों ने अमेरिकी डिफेंस लाइन को चीर कर रख दिया और अरबों डॉलर के अमेरिकी फाइटर जेट्स और रेडार सिस्टम मलबे में तब्दील हो गए। अमेरिका को इस जंग में जान माल का इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई करने में भी अमेरिका को दशकों लग सकते हैं। तो ईरान ने यूएस को धूल कैसे चटाई? ईरान ने खाड़ी में अमेरिका को बुरी तरीके से घेरा और शिकस्त दी। यूएस के महंगे हथियारों को ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन से नष्ट किया, सस्ते वेपन से नष्ट किया। यूएस इजराइल का सैन्य बजट ईरान के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है और हथियार भी 100 गुना ज्यादा महंगे हैं। 100 गुना ज्यादा पैसे वाला यूएस ईरान को नहीं हरा पाया। ईरान से जंग के कारण अमेरिका का हथियार गोदाम लगभग खाली हो गया। पेंटागन जंग में हथियारों की कमी को देखते हुए एक्स्ट्रा बजट मांगा गया। हथियार बनाने वाली कंपनियों पर भी काफी दबाव बना रहा है पेंटागन और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर प्रोडक्शन तेज करने का प्रेशर है। और यही है वो मार जिसने अमेरिका के बैकबोन तक को हिला दिया। युद्ध के खर्चों ने अमेरिकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से शर्मरा कर रख दिया। आज अमेरिकी बाजार खून के आंसू रो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप के इस कार्यकाल में अमेरिका पर कर्ज का बोझ इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। आज की तारीख में अमेरिका के ऊपर कर्ज $40 ट्रिलियन से ज्यादा है और यह कर्ज अमेरिकी नागरिकों की गले की फांस बन रहा है।
पिछले 10 सालों का लेखा जोखा देखेंगे आप तो 10 साल में यह कर्ज $20 ट्रिलियन से $40 ट्रिलियन को पार कर चुका है। महंगाई 7वें आसमान पर है, डॉलर का साम्राज्य हिल रहा है। ट्रंप ने सोचा नहीं था कि इस तरह की स्थिति आ जाएगी। उनको लगा था युद्ध जीतकर वो अपनी राजनीति चमकाएंगे और मिड टर्म का इलेक्शन जीत लेंगे। लेकिन इस आर्थिक सुनामी ने खुद ट्रंप के सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। अब आपको बताते हैं कि जंग में ईरान की रक्त बीज पॉलिसी की वजह से अमेरिका को कितनी तबाही झेलनी पड़ी है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। जंग में अमेरिका को भारी हथियार और सैन्य नुकसान हुआ। तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो चुका है। करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान ये जा सकता है, ये रिपोर्ट्स बताते हैं। शुरुआती 4 हफ्तों में अमेरिका ने 850 से अधिक टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी। ईरानी मिसाइलों को रोकने में 1000 से ज्यादा अधिक पैट्रियट और थर्ड इंटरसेप्टर्स खर्च किए गए। अमेरिकी संसद की रिपोर्ट बताती है कि 42 सैन्य विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए और 17 हाईटेक MQ-9 रिपर ड्रोन तबाह हुए। कुछ आंकड़े 45 की भी गवाही देते हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस का बेस भी ढह गया। कतर, यूएई, जॉर्डन में 20 से अधिक यूएस बेस पर हमले हुए। मिडिल ईस्ट में यूएस बेस के 228 से अधिक सैन्य ढांचे पूरी तरीके से जमींदोज हो गए। पुनर्निर्माण में $5 बिलियन का अतिरिक्त खर्च। जंग में अब तक 18 से 20 अमेरिकी सैनिकों की मौत। 800 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हुए। अपनी डूबती साख और बर्बाद होती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका के तेवर धीरे धीरे ढीली पड़ने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब किसी तरह से इस जंग से निकलना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, ट्रंप बैक चैनल से ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, डील के लिए भीख मांग रहे हैं। लेकिन दुनिया को बताते हैं कि वॉर हम जीत चुके हैं। ट्रंप इस डील को करने के लिए लंबे समय से चले आ रहे परमाणु समझौते को भी फिलहाल किनारे रखने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं किसी तरह फुल युद्ध विराम हो जाए ताकि दुनिया के सामने वो अपनी इज्जत बचा सकें और मिड टर्म इलेक्शन में जाकर अमेरिकन को कह सके कि उन्होंने शांति बहाल करा दी। लेकिन क्या ईरान इतनी आसानी से मान जाएगा? ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप ने अब क्या बयान दिया है वो भी आपको सुनवाते हैं। So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. ईरान डील तो करना चाहता है लेकिन वो डील के लिए तैयार नहीं है। ये किस तरह का विरोधाभासी बयान है? ट्रंप के बयान से साफ है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर बातचीत करना चाहता है। ईरान ने साफ कर दिया, पासा पलट चुका है। ईरान अब किसी के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान ने अपने मंसूबों को पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि डील होगी तो सिर्फ और सिर्फ ईरान की शर्तों पर। ईरान की मांग है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपना बोरिया बस्तर समेटे और यहां से रफू चक्कर हो जाए। ईरान पर लगे सभी तरह के प्रतिबंध हमेशा के लिए हटाए जाएं और युद्ध के नुकसान का हर्जाना दिया जाए। ईरान इस बार अमेरिका को आधा अधूरा नहीं बल्कि एक ऐसा सबक सिखाना चाहता है जो आने वाली अमेरिकी नस्लें भी ईरान के ऊपर हमला करने से 100 बार सोचे पहले। यह सुलेमान की वो लड़ाई है जिसे ईरान आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान कर चुका है। जंग के बीच अब ईरान की तैयारी क्या है वो भी देख लीजिए। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने बातचीत में धोखा दिया है। अमेरिका को पहले किए गए वायदे पूरे करने होंगे। होर्मुज तभी खोला जाएगा जब यूएस रवैया सुधारेगा, चाल चलन ठीक करेगा। ईरान अमेरिकी आर्थिक दबाव के आगे नहीं झुकेगा। जंग में यूएस का जिसने साथ दिया वो हमारे दुश्मन होंगे। यूएस ने ईरान को एक और वेनेजुएला बनाने की कोशिश की। वेनेजुएला बनने के बजाय ईरान ताकतवर बनकर उभरा। इस महायुद्ध ने दुनिया को एक नया सच दिखाया कि कोई भी सुपर पावर की ताकत अमर नहीं होती।
ईरान के इस जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका के घमंड को हमेशा के लिए चूर चूर कर दिया। देखना होगा कि कर्ज में डूबा और युद्ध में हारा अमेरिका क्या ईरान की सख्त शर्तों को मानता है, या फिर ट्रंप का यह साम्राज्य पूरी तरीके से ढह जाएगा। आगे आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के डी-डे प्लान की कहानी। महज 48 घंटे पहले दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया के बाजार में भूचाल मचा दिया। ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अपने सबसे घातक हथियार का बटन दबा दिया। इस बटन का नाम है डी-डे बटन। एक ऐसा प्लान जिसके तहत ईरान पर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाने का दावा किया जो आज तक मानव इतिहास में किसी भी देश पर अमेरिका ने नहीं लगाए थे। ट्रंप ने गुस्से में यह भी कहा कि जो भी देश, जो भी बैंक या जो भी कंपनी ईरान को एक पैसे भी मदद देगी, अमेरिका उसे तबाह कर देगा। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान की दुखती रग यानी कि तेल के व्यापार और उसकी फ्रेंच कंपनियों के नेटवर्क को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। लेकिन ट्रंप का यह चक्रव्यूह काम करेगा या ट्रंप खुद एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। अव्वल तो यह सवाल इस पर है कि यह चक्रव्यूह काम करेगा कि नहीं करेगा। दूसरी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जो भी ईरान को मदद करेगा हम उसे तबाह कर देंगे। तो सबसे पहले तो चीन का नंबर आएगा, पहले चीन को तबाह कीजिए। नहीं, वो चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए चीन के लिए, वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रेड कार्पेट बिछाया है। सितंबर में दौरा होने वाला है। तो ये खोखली धमकी आखिर क्यों दी जा रही है? डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो ट्रंप का यह प्लान, आर्थिक डी-डे प्लान, बुरी तरीके से फेल होने वाला है, क्योंकि तेहरान के बंद कमरों में ईरान के मुश्तबा ने ट्रंप के खिलाफ एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें फंसकर ट्रंप सिर्फ ईरान के मोर्चे पर ही नहीं हारेंगे, बल्कि अमेरिका में होने वाले अमेरिकी मिड टर्म चुनाव में भी ट्रंप को अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है। आखिर क्या है यूएस का इकोनॉमी डी-डे प्लान, और ये डी-डे प्लान ईरान कैसे डेड प्लान में बदलने वाला है, दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं। तो ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की अमेरिकी प्लान है। ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की प्लानिंग है। ईरान से जुड़े वित्तीय लेन देन पर सैंक्शन लगाया गया है। अमेरिकी वित्तीय बाजारों तक पहुंच रोकने की धमकी है। ईरान की तेल कमाई और विदेश व्यापार को कमजोर करना चाहता है अमेरिका, जिसे ईरान डोनाल्ड ट्रंप की शरण में जाए और कहे माई बाप गलती हो गई, माफ कर दो, 2-4 पैसे आने दो। यह है प्लानिंग डी-डे की अमेरिका की। अमेरिका और ईरान की लड़ाई 6ठे महीने में प्रवेश कर चुकी है। कहां तो यह लड़ाई 6 दिन की होने वाली थी मिस्टर ट्रंप साहब, लेकिन खैर, ना तो जंग रुक रही है और ना ही कोई कूटनीतिक रास्ता निकल रहा है। हां, डोनाल्ड ट्रंप का तेल जरूर निकल रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया कि वो ईरान को आर्थिक रूप से चकनाचूर कर देंगे। ईरान जिन खुफिया रास्तों पर नकली शिप रजिस्ट्री और शेल कंपनियों के जरिए चीन और बाकी देशों को तेल बेचता था, उस पर अमेरिकी नौसेना पहरा देंगे। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर यूएई, चीन या कोई भी यूरोपीय देश ईरान के साथ वित्तीय लेन देन रखेगा तो अमेरिका उस देश को बैंकों को ब्लैकलिस्ट कर देगा। ईरान में विदेशी मुद्रा लाने वाले मनी एक्सचेंज नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। ट्रंप का सोचना था कि इस दबाव से ईरान की करेंसी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, वहां तख्ता पलट के हालात बनेंगे और ईरान होर्मुज को खोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन ट्रंप भूल गए कि उनके सामने कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि आयतुल्ला अली खामनेई की एक बहुत ट्रेंड और प्रोफेशनल फोर्स आईआरजीसी मौजूद है, जिसे अब आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई लीड करते हैं। वो अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं और उन्होंने ट्रंप के इस डी-डे प्लान का जवाब देने के लिए बंदूकें नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की लूप होल्स का इस्तेमाल किया है और एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं। अव्वल तो यह कि अमेरिका पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं कर सकता ईरान को, चाहे रशिया से हो चाहे चाइना से हो, क्योंकि कैस्पियन सी में जो दुनिया की सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है, वहां पर सिर्फ 5 देशों को एक्सेस है, बाहरी किसी देश को एक्सेस नहीं है कैस्पियन सागर में। तो ट्रंप साहब वहां जाएंगे कैसे, घुसे कैसे वहां पर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ईरान, रशिया, चाइना के बीच में। जानकारी यह भी है कि चाइना रशिया को सामान देता है और रशिया से फिर शिप के जरिए
कैस्पियन सी के थ्रू, ये डिटेल स्टोरी हमने आपको दिखाई थी, कैस्पियन सी के जरिए वो ईरान तक आते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ट्रंप का डी-डे प्लान कैसे डेड प्लान होने वाला है। ईरानी तेल खरीदना जारी रहा तो प्रतिबंधों का जो दायरा है वो बेअसर होगा। अगर चीन ये तेल लेता रहता है तो चीन लेगा भी क्यों नहीं लेगा? चीन को $13, $12, $10 पर बैरल के हिसाब से ईरानी तेल मिल रहा है और अमेरिका चाह के भी ईरान को नहीं रोक सकता है। अमेरिका ने, आपको याद होगा, धमकी दी थी कि मिसाइल कंपोनेंट्स देना बंद करे चीन और रशिया, और ये 2 महीने 3 महीने पुरानी बात है। लेकिन खबर है कि आज तक ये सप्लाई जारी है। होर्मुज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तेल सप्लाई बाधित हुई तो वैश्विक कीमतों पर लगातार दबाव बढ़ता रहेगा। अमेरिका में पेट्रोल और ऊर्जा लागत बढ़ने का लगातार खतरा है और खबरें भी आ रही हैं कि पहले से रेट डबल हो चुके हैं पेट्रोल डीजल पर गैलन। महंगाई बढ़ने पर घरेलू राजनीतिक ट्रंप के प्रभावित हो रही है। मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। अगर आर्थिक संकट हुआ तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम होगा। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाए। ट्रंप हर मोर्चे से, हर मंच से दावा कर रहे हैं कि होर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। लेकिन अगर होर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है तो होर्मुज बंद क्यों है? ट्रंप साहब नक्शा जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं होर्मुज यूएस टेरिटरी है। अगर होर्मुज यूएस टेरिटरी है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, मिस्टर ट्रंप, आपके यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन और ये यूएसएस लिंकन होर्मुज पार करके गल्फ ऑफ ओमान में क्यों नहीं चले जाते? अब पर्शियन गल्फ में क्यों नहीं चले जाते? ये ट्रंप का डर है कि वो इस इलाके को पार नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि नुकसान बड़ा हो जाएगा, कई अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। मुश्तबा ने होर्मुज को पूरी तरीके से चोक कर रखा है। दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन बंद है। मुश्तबा ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान का तेल नहीं बिकेगा तो किसी भी गल्फ देश का तेल नहीं निकलने दिया जाएगा। और ऐसे हालात में अमेरिका का तेल निकल रहा है। मुश्तबा ने सालों से ईरान के लिए एक समानांतर बैंकिंग सिस्टम तैयार किया। रूस, चीन और कुछ खाड़ी देशों की मदद से ईरान अब डॉलर के बजाय युआन और लोकल करेंसी में व्यापार कर रहा है। ट्रंप के प्रतिबंध डॉलर पर लागू होते हैं, लेकिन मुश्तबा ने इस खेल से डॉलर को ही बाहर कर दिया। और यहीं से शुरू होता है मुश्तबा का वो चक्रव्यूह जो सीधे अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी को हिला रहा है। ईरान ने अमेरिकी सहयोगी देशों को क्या चेतावनी दी है? ईरान के सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने चेतावनी दी कि अमेरिका के आर्थिक अभियान में अगर कोई देश शामिल हुआ तो उसे अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका का साथ देने वाले देश ईरान के दुश्मन माने जाएंगे। विवाद से दूर रहने के लिए ईरान सभी देशों से बातचीत करेगा। बात नहीं मानने वाले देशों पर ईरान अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। रेजाई ने सबसे बड़ी चेतावनी ईरान के आसपास के देशों को दी। पड़ोसी देश यूएस का सहयोग होगा तो होर्मुज से तेल हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ईरान, सऊदी, बहरीन, कतर और यूएई को ये डायरेक्ट वार्निंग है ईरान की। और ये वो देश हैं जो अमेरिका के इशारे पर चलते हैं। तो अब सवाल यह है कि मरता क्या ना करता। ईरान की धमकी के बाद अगर खाड़ी देश अमेरिका का सहयोग ना करे तो अमेरिका का पैकअप और सुपर पावर का मिडिल ईस्ट में अंत कंफर्म है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग को जितना आसान समझा था, वास्तव में ये इतना आसान रहा नहीं। अमेरिका के हर हथियार, हर वार का ईरान ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया और कभी कभी तो उससे ज्यादा भीषण तरीके से पलटवार किया। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिकी सैन्य बेसों के साथ साथ खाड़ी देशों के अहम ठिकाने भी तबाह और बर्बाद हो गए। हालांकि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ अपने मिशन को कामयाब बताती है, लेकिन अक्सर राष्ट्रपति ट्रंप के बयान उनकी ही परेशानी को उजागर कर देते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। दावा किया जा रहा है कि मुश्तबा नवंबर 2026 तक संघर्ष जारी रखना चाहते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप को आर्थिक फ्रंट पर फंसाया जा सके। इस दौरान उनकी कोशिश होर्मुज के सभी ऑल्टरनेटिव रूट्स को ब्लॉक करना है, बंद रखना है। और यही है डोनाल्ड ट्रंप के डी-डे प्लान को फेल करने का प्लान। अब सवाल यह है कि ऐसे में अमेरिका कितने दिन टिकेगा और ईरान के पीछे कौन है? ईरान के पीछे चीन सबसे बड़ी लाइफलाइन है, जो ईरान के तेल कारोबार का एक बड़ा हिस्सा है।
अमेरिकी प्रतिबंधों को डायरेक्ट चुनौती है। चीन ने एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध किया है। ईरान के लिए गैर अमेरिकी व्यापार चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें चीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईरान पहले भी कड़े अमेरिकी प्रतिबंध झेल चुका है, लेकिन रीजन में यूएई और चाइना और रशिया के सपोर्ट से वो अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करता आया है। हालांकि वक्त वक्त पर भारत ने भी ईरान को काफी मदद की। वहीं ईरान की इकोनॉमी पर पूर्ण लॉकडाउन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान की सीमा कई देशों से लगती है। हर मंच से ट्रंप का यह ऐलान होर्मुज अब अमेरिका का है, लेकिन वास्तव में वो ईरान से जंग के दौरान बहुत डरे हुए हैं और अब अपनी नाकामी को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सीधा इंपैक्ट मिड टर्म इलेक्शन पर होगा। अमेरिका की सत्ता पर राष्ट्रपति ट्रंप की पकड़ कमजोर हो सकती है और नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। शायद अपने डर को छिपाने और अपने प्रशंसकों को भ्रम में रखने के लिए ट्रंप ईरान को हराने वाले बयान देते हैं, लेकिन अब मुश्तबा ने होर्मुज में ऐसा भंवर तैयार कर दिया है जिसमें फंस कर न सिर्फ ट्रंप को ईरान के फ्रंट पर फाइनल शिकस्त झेलनी पड़ेगी, बल्कि मिड टर्म इलेक्शंस में उनकी पार्टी का बंटाधार भी हो सकता है। उनको सत्ता से जाना भी पड़ सकता है। हो सकता है रिपब्लिकन किसी और लीडर को ढूंढ कर लाएं बाकी के 2 साल के लिए। चलिए आपको बताते हैं ट्रंप के खिलाफ मुश्तबा ने कैसे इस चक्रव्यूह को तैयार किया। दरअसल मुश्तबा खामनेई को पता था कि अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शंस की बाढ़ लेकर आएगा, इसलिए ट्रंप को आर्थिक फ्रंट पर फंसाना बहुत जरूरी था। खामनेई की तैयारी नवंबर 2026 तक संघर्ष जारी रखना है। ईरान के सुप्रीम लीडर लंबे संघर्ष से अमेरिका पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहते हैं और वहां के वोटर्स के दिमाग में यह डालना चाहते हैं कि अमेरिका एक फिजूल की लड़ाई लड़ रहा है जिससे कोई आउटकम नहीं आना। अब मुश्तबा का प्लान यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के डी-डे प्लान को फेल कर दिया जाए। तेल सप्लाई लगातार बाधित है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में उछाल है। अमेरिका में महंगाई बढ़ चुका है, वोटर्स प्रेशर में है। मुश्तबा खामनेई के इस प्लान को ट्रंप के डी-डे अर्थशास्त्र की काट माना जा रहा है, जिसके जरिए वो ईरान की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे थे। हालांकि खबरों की माने तो ईरान के खिलाफ घोषित इकोनॉमिक डी-डे प्लान को चीन ने खारिज कर दिया है। चीन ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका के एक तरफा सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई आधार नहीं है। जाहिर सी बात है, चीन नहीं मानेगा, क्योंकि चीन को तो तेल लेना है ईरान से। चीन अगर अमेरिका के इस फैसले का समर्थन कर देगा तो फिर वो तेल कहां से लाएगा, और इतना 10, 12, $15 पर बैरल के हिसाब से तेल कहां से लाएगा। जबकि यूरोपीय संघ ने ईरान पर नए सैंक्शंस की घोषणा की थी। हालांकि जॉर्जिया ने ईयू के नए प्रतिबंधों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जॉर्जिया ने माना कि नए प्रतिबंध उनके राष्ट्रीय हित में नहीं है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि 14 साल पहले इतिहास के सबसे कठोर प्रतिबंध लगे जो नाकाम रहे। 8 साल पहले अधिकतम दबाव डाला गया जो नाकाम रहे। 5 महीने पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण की धमकी देकर डराया गया, यह भी नाकाम रहा। और आज अब तक का सबसे विनाशकारी आर्थिक अभियान शुरू हुआ है और इसका भी विनाश होना तय है, नाकाम होना तय है। आराक्ची का यह पोस्ट बताता है कि ईरान यहां से रेडी है। ईरान को पता है कभी इकोनॉमिक सैंक्शंस आएंगे, कभी कोई मिसाइल आएगा, कभी कोई हमला होगा, कभी रात में बॉम्बार्डिंग शुरू हो जाएगी। वो पहले से प्रिपेयर बैठे हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड है। क्या ठीक है, वी आर रेडी। फर्क नहीं पड़ता कितना मार दोगे, 9 करोड़ की आबादी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रिजिड हो चुके हैं। कई जानकार जो ईरान के हैं वो तो ये भी बताते हैं, जिनसे मेरी बातचीत होती है, कि ईरान अमेरिका को अपना दुश्मन नहीं मान रहा, वो डोनाल्ड ट्रंप को अपना दुश्मन मान रहा है। और आईआरजीसी की प्लानिंग 2029 तक की है कि हम 2029 तक होर्मुज को बंद रखेंगे, जब तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर है। जब तक ट्रंप रिजीम में है, होर्मुज नहीं खुलने वाला है। अब आपको बताते हैं कि मैक्सिमम प्रेशर वाले इस जंग में ईरान और अमेरिका में किस बात को लेकर दबदबे की होड़ लगी है। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका का हथियार है सैंक्शन। ईरान क्या कह रहा है? ईरान का हथियार क्या है? तेल और होर्मुज। सबसे बड़ा फैक्टर ईरान का चीन है, जबकि अमेरिका में सबसे बड़ा फैक्टर महंगाई है।
सबसे बड़ा इम्तिहान नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शन का है ट्रंप के लिए, जबकि ईरान में सबसे बड़ी परीक्षा है लोग एकजुट बने रहे इस मुश्किल घड़ी में। खबर है कि अमेरिका पर दबाव बहुत ज्यादा है। अमेरिका के ऊर्जा सचिव के मुताबिक अमेरिका में तेल गैस का प्रोडक्शन इस वक्त के सबसे हाईएस्ट लेवल पर जा चुका है, फिर भी तेल गैस की कीमतें कम नहीं हो रही। ऊर्जा सचिव क्रिस राइट के मुताबिक क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में रुकावटों की वजह से ग्लोबल एनर्जी पर दबाव बना हुआ है और अमेरिका किसी भी तरह एनर्जी के दामों को स्थिर रखना चाह रहा है। क्रिस राइट ने एक पोस्ट में कहा कि अगर अमेरिकी तेल और गैस वर्कर्स ने प्रोडक्शन को अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया है, जिससे यूएस दुनिया का सबसे बड़ा तेल और नेचुरल गैस प्रोड्यूसर बन गया है। आइए आपको सुनाते हैं एनर्जी सेक्रेटरी यूएस क्रिस राइट का बयान। I'm outside of Midland, Texas, in the Permian Basin. You see the oil-filled workers behind me. Those are the humans that have driven American oil and gas production to an all-time high. I'm outside of Midland, Texas, in the Permian Basin. You see the oil-filled workers behind me. Those are the humans that have driven American oil and gas production to an all-time high. जाहिर है ये लड़ाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों तरफ से शय और मात, चेक एंड मेट की बाजी खेली जा रही है। पहले कौन पस्त होगा ये देखने वाली बात होगी। हॉर्मुज़ में अमेरिका ने सीक्रेट शिपिंग कॉरिडोर भी बना दिया है। उसने ईरान के हमलों से बचने के लिए सीक्रेट शिपिंग कॉरिडोर बनाया है। इसी खौफ की वजह से ही रात में सीक्रेट कॉरिडोर से जहाज निकाले जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि हर रात 15 से 20 टैंकर ओमान के तट के पास आते हैं और एक दक्षिणी चैनल से हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरते हैं। दावा यह भी है कि रोजाना करीब 1 करोड़ बैरल तेल हॉर्मुज़ से निकाला जा रहा है। हालांकि ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज़ से गुजरने वाले शिप्स को वार्निंग दी है और हमला भी किया है। इंपॉर्टेंट यह है कि हमले इस बार ओमान की खाड़ी में मौजूद बंदरगाह से हुए हैं। ईरान ने शिप पर जस्क बंदरगाह से हमला किया। यह बंदरगाह हॉर्मुज़ स्ट्रेट से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा पहली बार है जब इस बंदरगाह से अटैक किया गया हो। पहले ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट में मौजूद द्वीपों या बंदर अब्बास से हमला करता था। ईरान के जस्क बंदरगाह से शिप पर हमला अमेरिका और खाड़ी देशों के लिए क्लियर मैसेज है। इसके जरिए मुश्तबा यह बताना चाहते हैं कि ईरान खाड़ी के किसी भी हिस्से से जहाजों पर हमले कर सकता है और अमेरिका कभी भी हॉर्मुज़ पर कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच की जंग ईरान से ज्यादा ट्रंप के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। तो क्या ट्रंप का गुरूर साथ ले डूबेगा या फिर ईरान डील करेगा, देखने वाली बात होगी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।